हाँ चंदू। रोहित सर आप ऑफिस में है क्या? चंदू सुबह के 7 बजे घर पर ही हूँ। रोहित सर आप घर पर हैं तो फिर ऑफिस में कौन है? वैभव बाबू होंगे, और कौन होगा? सर बाहर का मेन गेट खुला हुआ है, ऑफिस का ग्रिल वाला दरवाजा भी खुला हुआ है। रात को कोई आया था क्या? जब से मैं ड्यूटी पे हूँ तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। और सर रात को खुद वैभव बाबू से मैंने चाबियां ली थी और बाहर के सारे दरवाजे मैंने खुद लॉक किए थे। सर दरवाजों के ताले कुंडियों पर लटके हुए हैं। जा तू अंदर जाके देख तो, सब कुछ ठीक तो है? सर मैं अंदर जा ही नहीं सकता, वो ऑफिस के ग्रिल वाले दरवाजे के बाद वाला दरवाजा बंद है। तूने खोल के देखा? नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। वैभव बाबू रोज इस वक्त वो उठकर आ जाते हैं खिड़की पर। वैभव बाबू, वैभव बाबू, मैंने मिलाया था नंबर, बेल जा रही है। चलो ठीक से याद कर। रात को कोई आया था? 12 बजे तक तो मैं जाग रहा था, उसके बाद गया था सुन। यस सर, मैं राहुल पुरोहित, मैनेजर जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंने ही फोन किया था सर। वो हमारे अकाउंटेंट वैभव पवार जॉब ही नहीं दे रहे, फोन भी नहीं उठा रहे सर। आपने अंदर जाकर देखा? नहीं सर, अंदर से दरवाजा लॉक है और बाहर के दरवाजे के लॉक खुले हुए हैं। ऑफिस में किसी और के पास कोई दूसरी चाबी? 2 सेट है, लेकिन दोनों वैभव बाबू अपने पास ही रखते हैं। गावड़े, किसी चाबी बनाने वाले को लेकर आ। सर वैभव बाबू का कमरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर। तुम्हारे अकाउंटेंट वैभव पवार यहीं रहते हैं? जी मैडम, हमारे सेट ने ऊपर ही एक कमरा बनवा कर दिया है, उस तरफ। देवा रे, ये कवर्ड में जो लॉकर है, कैश होता है इसमें? जी। मुझे सिर्फ 3 महीने हुए इधर, मैंने ऑफिस ठीक से देखा तक नहीं है। शाम को 7 बजे आता हूँ, सुबह 9 बजे चला जाता हूँ, पूरा 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ मैं। कातिल के पास पहले से चाबी थी, उसने पहले ग्रिल वाला दरवाजा खोला, फिर अंदर वाला दरवाजा खोला, अंदर गया, काम किया और बाहर निकलते वक्त कंपाउंड का मेन गेट भी खोला। यानी कातिल के पास तीनों दरवाजों की चाबियां थी। तो वो ऑफिस में से किसी ने दी होगी, मेरे पास तो कोई चाबी नहीं होती है। अबे लेकिन अंदर आने के लिए तो कंपाउंड की दीवार फाड़नी पड़ी होगी ना, या फिर तूने पहले से ही उसे कंपाउंड के अंदर छुपा कर रखा था? नहीं मैडम, इधर कोई भी नहीं था। ये लॉकिंग सिस्टम, उनका ऊपर से रस्सी फेंकना, ये हमेशा से होता है? नहीं, ये तो अभी 1.5 महीने पहले ही शुरू हुआ था। वैभव बाबू का एक्सीडेंट हो गया था तो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, तब से वो ऊपर ही रहते थे। यहाँ का सेठ कौन है और कहाँ है वो? जसवंत दिघे, मुंबई में रहते हैं। कितने लोग काम करते हैं यहाँ? वैभव बाबू के अलावा हम लोग 7 लोग और काम करते हैं। वैभव की फैमिली में कोई रहता है यहाँ पे? नहीं सर, वो अकेले ही रहते थे यहाँ पर। उनकी फैमिली तो कोथरूड में रहती है। दरअसल हमारी काफ़ी सारी डीलिंग कैश में होती है, बहुत सारा कैश होता है, इसीलिए वो यहीं पे रहते थे। जसवंत सेठ को काफ़ी भरोसा था उन पर। कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। चंद्रकांत बाहर बैठता है, चाबियों के 2 सेट हैं जो अंदर वैभव पवार के पास थे। कौन अंदर आया और कैसे, और कांड करके बाहर भी निकल गया? समझ में नहीं आ रहा सर, चाबी किसी और के पास कैसे आ सकती है? तेरा ही नाम लिख कर गया है वो दीवार पे, राहुल। क्यों, कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। लॉकर में कितना कैश था? कैश थे, लेकिन कितने थे मुझे नहीं पता। वो वैभव बाबू की असिस्टेंट मोहिनी को पता होगा।
कुल मिलाकर 9 वार हुए चाकू से। लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर थे। अचानक हमला हुआ होगा। भयंकर वार, 9 बार। कातिल को विक्टिम पे काफी गुस्सा रहा होगा। बिल्कुल। इतने घातक हमले के बाद भी इस वैभव पवार में कुछ जान बाकी रही होगी, जो खुद को घसीटकर दीवार पर नाम लिखा। फॉरेंसिक ने दीवार पर लिखे लेटरिंग वाले ब्लड का सैंपल टेस्ट किया। वैभव पवार का ही ब्लड है। खुद को घसीट कर लिखा, जाहिर है कातिल के जाने के बाद ही हुआ होगा, हमले और लूट के बाद। मैडम, चाबियों का दूसरा सेट तो यही इसी ड्रॉवर में रखा है जहाँ वैभव सर हमेशा रखा करते थे। कितना कैश मिसिंग है मोहिनी? 13,75,000 एग्जैक्ट। मैंने कल शाम को 35,000 रुपए ऐड किए थे। अब वैभव सर, ये शंभू स्टोर का अक्टूबर का हिसाब है, 35,000। हाँ, ये लो, ये लॉकर में रखो। मैडम, ये सारा कैश आज ही बैंक में डिपॉजिट होने वाला था। और ये बात इस ऑफिस में कौन कौन जानता था कि ये कैश आज डिपॉजिट होगा? सिर्फ वैभव सर, मुझे और पुरोहित सर को पता था कि इतना कैश आया। लेकिन मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुरोहित सर वैभव सर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि ये सब तुम्हारे मैनेजर राहुल पुरोहित ने किया है? मैडम, और कौन कर सकता है? मेरे बाबा से राहुल पुरोहित को क्या दुश्मनी थी? ये जसवंत बाबू के सबसे वफादार और ईमानदार कर्मचारी थे। राहुल पुरोहित ने ऐसा क्यों किया? इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मरने से पहले वैभव जी ने दीवार पे राहुल, बस इतना लिखा था। राहुल पुरोहित से हम पूछताछ कर रहे हैं। राहुल पुरोहित? राहुल ऐसा नहीं कर सकता ताई। योगेश रामटेके, राहुल पुरोहित के पास तुम्हारा नंबर था, पंकज या पूर्णिमा जी का नहीं। ऐसा कैसे? हमारी पुरानी दोस्ती है। मैं अभी भी कहता हूँ राहुल किसी का खून वून नहीं कर सकता। वैभव जीजाजी का तो कतई नहीं। हाँ, धक्का तो बैठा है। वैभव पवार मेरा सबसे पुराना कर्मचारी, अच्छा काम करता था। खैर, चुराए गए पैसे रिकवर तो हो जाएंगे, नया अकाउंटेंट भी मिल जाएगा। कुछ दिनों के लिए काम गड़बड़ाएगा, लेकिन बाद में सब समझ जाएगा। आपके ऑफिस में आपके इतने पुराने अकाउंटेंट का कत्ल हुआ और आपको बिजनेस की पड़ी है। इंस्पेक्टर, ये मेरा इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस तो है नहीं, और मेरे छाती पीटने से जो कुछ भी हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। बुरा तो लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। वैसे भी वो ऑफिस राहुल पुरोहित और वैभव पवार ही संभालते थे। आपके जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित और वैभव पवार के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, काम को लेकर के दोनों में अनबन हुआ करती थी। राहुल पुरोहित का कई बार मुझे फोन आता था कि वैभव उसके काम में दखलंदाजी करता है, लेकिन कत्ल करने लायक कोई अनबन होगी ऐसा नहीं लगता मुझे। कत्ल करने लायक? हाँ, मतलब उतना सीरियस। लेकिन अगर वैभव ने मरने से पहले राहुल का नाम दीवार पे लिखा है तो उसका जरूर कोई इरादा या कोई मतलब रहा होगा, पर ना ऐसे ही तो कोई नहीं लिखता ना दीवार पे नाम। अनबन थी मेरी वैभव भाव के साथ, लेकिन सर ये मर्डर करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद क्यों करूंगा? मर्डर करने के बाद भी लाइफ बर्बाद नहीं होती राहुल पुरोहित। देखो तुम्हारा बैठला, मरने से पहले वैभव पवार ने दीवार पर कातिल का नाम लिख दिया, राहुल। करता कैसे मैं सर? मैं अंदर जाता कैसे? चाबियों के 2 सेट हैं और दोनों सेट आपको वैभव के पास से मिले। डुप्लीकेट चाबी? जनरल मैनेजर होना तो, और ये सिक्योरिटी गार्ड चंदू, इस मर्डर और लूट में तुम्हारा पार्टनर है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मैं घर पर था जब मुझे चंदू का फोन आया। सब बकवास। ये चंदू तुम्हारा पार्टनर है और ये फोन वोन ना सब नाटक है। कोई नाटक नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। चंदू की धुलाई शुरू होने वाली है, सब बक देगा वो। तुम सोच लो क्या करना है। अरे सर, जब मैंने कुछ किया नहीं तो क्या बकेगा वो? मैं तो एक मामूली आदमी है साहब, सिक्योरिटी का नौकरी मिला तो कर रहा था साहब। मैंने कुछ नहीं देखा साहब। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो जो नहीं देखा वो दिखेगा और जो दिखा था वो बकेगा। सिक्योरिटी का नौकरी तूने यही कांड करने के लिए लिया था? कल रात सोने का ढोंग किया। अब जल्दी से बता दे क्या हुआ था, वरना स्पेशल डंडा आएगा तेरे लिए और दांत पेट में होगा और पेट कहीं और। सर, वैभव सर के अलावा किसी के पास भी चाबियों तक की पहुंच थी तो वो पुरोहित सर हैं। बड़ी अजीब बात है सर, सभी ताले खोले गए हैं।
तोड़े नहीं गए। आप लोगों को भी लगता है ये सब राहुल पुरोहित ने किया? सर पूरा ऑफिस जानता है वैभव सर और पुरोहित सर के बीच में बहुत टेंशन थी। दरअसल दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था सर। लेकिन कैलाश, पुरोहित सर क्या खुद आकर ऐसा करेंगे? अरे खुद नहीं किया होगा तो किसी और से करवा दिया होगा। और वैभव सर ने मरते मरते पूरी दुनिया को उसका नाम बता दिया। ये वैभव पवार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? रास्ता क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने उड़ा दिया। यही वो लॉ कॉलेज रोड पे। सर, एक और झोल है। क्या? यहाँ सीसीटीवी कैमरा है और फुटेज रिकॉर्डर गायब है। कहाँ है सीसीटीवी? सर वो मैं बताता हूँ। वो देखो वो सर, ग्रिल के नीचे वायर के बीच में छुपा हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि सीसीटीवी कैमरा है। मैं मैडम से अभी यही कह रही थी कि अजीब बात है कि पुरोहित सर ने आपको सीसीटीवी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और रिकॉर्डर गायब है? हाँ सर, और रिकॉर्डर राहुल पुरोहित के कैबिन में ही रखा होता है। आइए सर, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अमर, इतने पैसे थे, ये मोहिनी को 100% पता होगा। तो पैसे की बात छोड़ो नहीं था, लेकिन ये पुरोहित सर ने सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताया कैसे नहीं? कैलाश सर, एक बात करनी थी। हाँ बोल। वो कुलकर्णी भाव का फोन आया था। कुलकर्णी है कहाँ हो? अभी तक आए नहीं है। सर, सीसीटीवी रिकॉर्डर हमेशा यही होता है, लेकिन अब नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया आप लोगों के ऑफिस में। और ये सीसीटीवी वाली बात राहुल पुरोहित ने बताई नहीं हमें। ऑफिस में सबको पता है कि पुरोहित सर के रूम में सीसीटीवी रिकॉर्डर है, ठीक जैसे सबको पता है कि पुरोहित सर वैभव सर से नफरत करते थे। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे फंसाया जा रहा है सर। मुझे नहीं मालूम वैभव भाव ने मेरा नाम क्यों लिखा। और ये जो भी तुम्हें फंसा रहा है वो ऑफिस के सीसीटीवी में दिख जाता। यस, सीसीटीवी सर, आप चेक करिए ना सीसीटीवी, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन आया था और किसने किया खून वैभव भाव का। एक्टिंग अच्छी कर लेते पर थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही। तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी रिकॉर्डर तुमने कहाँ गायब किया? गायब मतलब? गायब नहीं है तुम्हारे कैबिन में। ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो तुम्हें लगा था, तुम्हारा पकड़े जाना, तुम्हारी असलियत का हमारे सामने आना, लेकिन वैभव पवार ने अपने खून से खूनी का नाम हमें बता दी। सर ये जो भी है वो जानता है कि मेरी और वैभव भाव की नहीं बनती थी। अगर वो तुम्हें जानता है तो तुम भी उसे जानते होगे। अब जरा हम भी उसे जान लें। अब जरा साफ साफ बताओ कि वो कौन है। हेलो शांता, सुन ध्यान से मेरी बात। मैं अभी थोड़ी देर में अपना फ़ोन ऑफ करने वाला हूँ, उसके बाद तू मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकी। हाँ, मैं सामने से करूँगा। मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? और आपकी आवाज़ इतनी परेशान से क्यों लग रही है? अरे क्योंकि मैं परेशान हूँ। अब कुछ मत पूछ, मैं सामने से फ़ोन करूँगा तुझे, ठीक है? तू ख्याल रख रहा अपना। हेलो हेलो, मुझे नहीं पता वैभव भाव ने मेरा नाम क्यों लिखा जबकि मैं वहां था ही नहीं। तो वैभव पवार ने तुम्हें जानबूझकर फंसा दी। एक मरते हुए आदमी ने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूं, जाते जाते राहुल पुरोहित को ही फंसा जाता। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी बनती नहीं। हम दोनों की बनती नहीं थी, वो सिर्फ काम करने के तरीकों को लेकर। मारने या मरवाने वाली बात थी ही नहीं। मैं जनरल मैनेजर और वो अकाउंटेंट, उन्हें मुझे रिपोर्ट करना पड़ता था, जो बात उनको पसंद नहीं थी। माऊ, ऐसा नहीं होता है। यहां पर बिजनेस संभालने का काम मेरा है तो मुझे करने दीजिए प्लीज। आपको पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है ये शिरके स्टोर्स के साथ डील करने के लिए। शिरके स्टोर्स जो है, इनसे 10 लाख काउचने निकलवाने में मैंने कई पापड़ बेले थे। ये हमारे ब्लैकलिस्ट में है सर, आप रहने दीजिए। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता ब्लैकलिस्ट के बारे में? ये आउटस्टैंडिंग उसके पिता रामनाथ शिर्के की थी। संजय उनका बेटा है। पुरोहित सर, वैभव सर ठीक कह रहे। शिरके स्टोर्स वाले 1 नंबर के डिफॉल्टर्स हैं सर। मोहिनी जी, मैंने सलाह मांगी आपसे? यहां का जनरल मैनेजर मैं हूं। मैं सर, जसवंत जी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है। उनको नुकसान हो रहा और मैं उन्हें आगाह भी न करूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कल का पैदा हुआ दूध पिता बच्चा नहीं हूं। मैं जो कर रहा हूं मेरी समझ में आ रहा है। देखो बाबू, मैं आपका मान करता हूं, लेकिन ये मत भूलना कि इस एजेंसी का बॉस मैं हूं। आप मुझे रिपोर्ट करते हैं।
आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, और मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, जो आपकी कुर्सी के प्रति नहीं, इस एजेंसी के प्रति है। ये कोई एक आध किस्सा नहीं था मैडम। पहले तो हर दूसरे दिन होता था, लेकिन बाद में रोज की चिक चिक शुरू हो गई। पुरोहित सर का ईगो बहुत बड़ा है। और वैभव पवार? वैभव सर तो बहुत सीधे इंसान थे मैडम। वो हमेशा मुंह पर सच बोलते थे, और कोई भी सिचुएशन हो उसे अच्छे से संभालते थे। वो संभालना तो वो पूरा ऑफिस चाह रहे होंगे, लेकिन जसवंत डिगे ने जनरल मैनेजर बनाया राहुल पुरोहित को। वैभव को थोड़ी बहुत जलन तो हुई होगी राहुल से। वैभव सर जलने वालों में से नहीं थे। वो तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मैं तो कहूंगी कि वो एक संत स्वभाव के इंसान थे। ये मोहिनी है ना, ये डेढ़ शाणी है। कैसे? उसने ना वैभव भाव पर जादू कर रखा था। जादू मतलब अमर तू बोलना। सर सब लोग बात किया करते थे कि मोहिनी ने वैभव भाव को फंसाया हुआ है, उन्हें अपने वश में किया हुआ है। अफेयर था? हाँ ऐसा ही कुछ। तो फिर मर्डर क्यों हुआ होगा? पैसों के लिए, या फिर इस मोहिनी का कोई दूसरा प्रेमी बन गया था? शादी हो गई थी? मोहिनी डिवोर्सी है सर। लगभग 4 साल पहले उसने ऑफिस ज्वाइन किया था, और सर जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तब से वैभव भाव उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे। कैश की डिटेल्स भी पुरोहित सर से ज्यादा पता होती इस मोहिनी को। और सर मोहिनी सबसे लास्ट में घर जाती थी ऑफिस से। सर देर देर तक वैभव भाव के साथ रहती। अक्सर दरवाजा अंदर से बंद रहता। बंद कमरे में क्या अकाउंट्स होता था किसी को पता नहीं चलता। घंटों तक दरवाजा खुलता ही नहीं। ऑफिस से घर जाने का सबका एक फिक्स टाइम होता था, पर मोहिनी के लिए नहीं। वो बैठी रहती, पता नहीं ऐसा भी क्या काम होता था। और वैभव भाव के एक्सीडेंट के बाद तो मतलब पूरा प्यार उमड़ रहा था। बड़ा ख्याल रखा जाने लगा, लेकिन विदाउट फेल 8 बजे से पहले निकल जाती। क्यों? 8 बजे ऐसा क्या होता? अनीता, अमर, क्या होता था 8 बजे? 8 साढ़े 8 बजे वैभव भाव के घर से खाना आया करता था। वैभव भाव की यही बात हमें बहुत खटकती थी कि आदमी की बीवी है, बेटा है, शहर में घर है, फिर भी ऑफिस में रहता है। घर से खाना कैसे आता था? वैभव भाव को बेटा पंकज लाता था सर। ताई, बॉडी कल सुबह तक मिलेगी ऐसा करके बोला। योगेश, तू ऐसा कैसे बोला रे कि राहुल पुरोहित कुछ कर नहीं सकता? क्योंकि ताई, राहुल को मैं आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। जीजाजी की जेडी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ज्वाइन करने के पहले से। लेकिन बाबा ने खुद उसका नाम लिखा दीवार पे, अपने खून से। योगेश मामा जी, अपने खून से। किसने कहा कि वो लिखावट जीजाजी की है? बता पंकज, कोई जबरदस्ती भी तो लिखवा सकता है पुलिस को गुमराह करने के लिए, शायद राहुल को फंसाने के लिए। सर 12 साल लग गए मुझे इस जनरल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचने में। बहुत जूते घिसे सर। हर जॉब पर कहीं ना कहीं किसी के साथ ईगो इश्यूज रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आप जाके पूछिए सबसे, मरवाया मैंने किसी को लाफा तक नहीं मारा। वैभव पवार ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिखा है, राहुल। सीसीटीवी रिकॉर्डर भी तुम्हारी कैबिन से गायब हुआ। सर मुझे पक्का यकीन है कोई और है जो ये खेल खेल रहा है और मेरे कंधे से गोली चला रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने लाश की उंगली पकड़कर लिखवाया हो मेरा नाम। और सर इस दुनिया में राहुल मैं अकेला थोड़ी ना हूं। पर ऑफिस में तो तुम ही एक राहुल हो ना। एक सेकंड सर, हमारी ऑफिस में एक और राहुल है। क्या? लेकिन अजीब बात है, किसी ने ऑफिस में आप लोगों को बताया नहीं। हो सकता है ना सर, जैसे मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताना भूल गया, वैसे ही ऑफिस में सब लोग आपको राहुल कुलकर्णी के बारे में बताना भूल गए। कौन है ये राहुल कुलकर्णी? हमारा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज राहुल कुलकर्णी। ये तुम अब बता रहे हो दीपक? इतनी बड़ी बात? मैडम मैंने कैलाश सर को बताया था कि कुलकर्णी भाऊ ऑफिस नहीं आए हैं, और ऑफिस में सब उनको कुलकर्णी भाऊ बुलाते हैं, कोई उनको राहुल नहीं बुलाता, लेकिन उनका भी नाम राहुल है। तो इस राहुल कुलकर्णी ने सिर्फ फोन किया, वो ऑफिस आया ही नहीं? नहीं आए मैडम, शायद आप लोगों को बाहर देखकर उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। हाँ कुलकर्णी भाऊ, आप कहाँ हो? अरे दीपक, ये पुलिस का माजरा क्या है? क्या हुआ ऑफिस में? वो वैभव भाऊ का मर्डर हो गया कुलकर्णी भाऊ। मर्डर? और मैनेजर साहब को अंदर कर दिया है। मैनेजर साहब
क्यों क्यों मतलब? अरे एक तो उनका आपसे खुन्नस तो था ही, और ऊपर से वैभव भाऊ ने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर राहुल लिख दिया। तभी मुझे खनका ही नहीं कि कुलकर्णी भाऊ का भी नाम राहुल है। और मैडम वैसे इस राहुल कुलकर्णी के भी कुछ कम पंगे नहीं थे वैभव भाऊ के साथ? किस बात को लेकर? पैसे को लेकर। और इतनी लेट ये बात बताई जा रही है? मैडम मुझे मेरे पति ने ऑफिस के मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताया कि गायब हो रहा हूँ, फोन बंद कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों ये नहीं बताया? नहीं मैडम नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे थे। ओ शांताबाई राहुल कुलकर्णी, जुर्म में मुजरिम का साथ देना या फिर उसे पुलिस से बचाना भी एक जुर्म ही है। कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। नहीं मैडम आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति मुजरिम नहीं है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते। राहुल कुलकर्णी पे रेड अलर्ट इश्यू कर दिया है। मैनेजर राहुल पुरोहित पे नजर रखो। क्लीन चिट नहीं दे सकते उसे। हो सर एक और एंगल सामने आया। मोहिनी काले और वैभव पवार का अफेयर ऑफिस वालों से पता चला। कुछ है इस एंगल में? मर्डर की वजह? सर मोहिनी की तरफ से तो नहीं, लेकिन वैभव पवार की फैमिली की तरफ से हो सकता है। कौन? वैभव पवार का बेटा पंकज या उसका साला योगेश? सर ऑफिस के बाकी लोगों का कहना है कि पंकज रोज तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में अपने फादर को खाना देने के लिए आया करता था, और वॉचमैन चंद्रकांत ने अब जाके बताया कि उस रात ऑफिस में आने वाला आखिरी आदमी पंकज था। जी साहब, पंकज सबसे आखिर में आया था। मैं डर गया था इसलिए आपको बताना भूल गया। आगे बोल। पंकज ऊपर गया, खाना देकर नीचे लौटा, तब वैभव बाबू ने मुझे चाबियां दी थी और मैंने दोनों गेट बंद कर दिए थे। ये पंकज वापस लौटा होगा? 12 बजे तक तो नहीं, उसके बाद मैं सोने चला गया था। मुझे नहीं पता साहब कि उसके बाद क्या हुआ होगा। बाप का अपनी असिस्टेंट मोहिनी के साथ अफेयर हुआ और जवान बेटे ने बाप को मार डाला? नामुमकिन तो नहीं है। गुस्सा और नफरत सालों से जमा हो रहा होगा। एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के होने के बावजूद भी अलग रह रहा है। जो प्यार जो इज्जत बीवी को मिलना चाहिए वो अपनी जवान प्रेमिका को दे रहा होगा। गुस्से में बेटे ने मार दिया होगा। दीवार पर राहुल लिखा हुआ, ऑफिस में दो राहुल। जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित हाथ में था, ट्रांसपोर्ट मैनेजर राहुल कुलकर्णी फरार। अब एक तीसरा एंगल उभरा था, वैभव पवार का बेटा पंकज। क्या मोहिनी के साथ अफेयर कत्ल का मकसद था, या सिर्फ 13,75,000 की चोरी, या दोनों, या कुछ तीसरा? सर चुराए गए पैसों के लिए शांता कुलकर्णी के घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। बयान डगमगा रहा है। रत्ती भर भी नहीं सर, अटकी हुई है अपने बयान पर कि उसे कुछ नहीं मालूम। छोड़ दो उसे, घर जाने दो। उसे लगने दो कि वो बच गई, पर उस पर नजर रखवाओ तगड़ी। और इस शांता का फोन भी टैप करो, राहुल कुलकर्णी से फोन जरूर करेगा। शांता तुम घर जा सकती हो। मतलब वो असली कातिल पकड़ा गया क्या? हाँ, दीवार पर जो राहुल लिखा हुआ था उसका तुम्हारे पति राहुल कुलकर्णी से कोई लेना देना नहीं था। हाँ सर, गया था मैं उस रात बाबा को खाना देने। करीबन 8 बजे थे। पिछले 1.5 महीने से रोज जाता था। वो बाबा को हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ था। पहले भी कई बार गया हूँ मैं। तो ऑफिस के सभी गेट्स की चाबियां भी रही होंगी तेरे पास। तेरे बाबा के पास चाबियों के 2 सेट थे, तेरे पास भी चाबियां होंगी, नहीं? सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने मारा मेरे बाबा को? मोहिनी के साथ तुम्हारे बाबा के अफेयर को लेकर रंजिश तो रही होगी, पक्का? बाबा का अफेयर उनके असिस्टेंट मोहिनी के साथ? असिस्टेंट मोहिनी के अलावा ऑफिस में कोई दूसरी मोहिनी भी है? बस बाबा ने खाना खाया और मैं वहां से निकल गया। चाबियां का एक सेट तुम्हारे पास है, तुम 12 बजे के बाद लौटे? सबसे पहली बात, मेरे पास चाबियों का कोई सेट नहीं है। और मान लीजिए अगर मेरे पास चाबियों का सेट होता भी तो क्या फायदा? कंपाउंड का मेन दरवाजा तो अंदर से बंद होता है, तो ऐसे में मैं अंदर कैसे दाखिल हो पाता? सर दाखिल तुम हुए थे, तुम बताओ। दीवार फांद के।
ऐसे ही दाखिल हुए थे ना? मैंने बाबा खोए अपने, शोक मना रहा हूँ, फिर भी मेरा कॉमन सेंस घास चढ़ने नहीं गया। चलो मान लेते हैं कि वो दीवार फांद के मैं अंदर आया, पर सर आप ये सोचिए, अगर मेरे पास चाबियां होती और मुझे दीवार फांद के ही अंदर आना होता, तो सर मैं ऑफिस का दरवाजा और मेन कंपाउंड वाला दरवाजा खोल के क्यों जाता? जिस तरह दीवार फांद के अंदर आया था उसी तरह दीवार फांद के बाहर चले जाता। इससे राज और गहरा नहीं हो जाता सर? तुमने दीवार पर सिर्फ राहुल लिखा, ये जानते हुए भी कि ऑफिस में दो राहुल हैं। क्यों? ताकि हम उन दोनों राहुल के पीछे पड़े, उन्हें खंगालते रहें और कुछ ना मिले। उसी तरह ये दीवार फांदना, दरवाजा खुला रखना, सब उसी मकसद से किया गया। सर ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ये सब आप लोग संभालिए ना। मुझे बस इतना पता है कि मेरे बाबा का कत्ल हुआ है, और अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो साबित कीजिए सर। फिलहाल मुझे जाना है, मैं जाऊं। ये क्या बोल रहे आप मैडम? बड़े भाई समान थे वैभव सर, उनके साथ अफेयर, ये आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? ये बात आपको जरूर उस घटिया अनीता ने बताई होगी। अफवाह मास्टर है वो। वैभव पवार के करीब नहीं थी तुम? मैडम करीब होना और अफेयर होना क्या एक ही बात है? लोग पहले करीब आते हैं, उसके बाद अफेयर होता है मैडम। कभी खुलेआम, कभी बंद दरवाजे के पीछे। सर आप हद पार कर रहे हैं। वैभव पवार दुनिया पार कर चुका है। मैडम मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैभव सर एक संत आदमी थे। मेरा डिवोर्स हो चुका था, मेरे अकाउंट में और मेरे पर्स में 100 रुपए तक नहीं थे। तब मुझे तकदीर से ये नौकरी मिली, और जब वैभव सर को पता चला कि मेरी हालत कितनी खस्ता है, तब उन्होंने मेरी मदद की, इंसानियत के नाते, एक बड़े भाई के नाते। ये नौकरी आपको वैभव पवार की वजह से मिली थी? पहले से करीब थे आप दोनों? जी नहीं, मुझे नौकरी अपनी तकदीर से मिली थी, और मैंने अपनी मेहनत से अकाउंटिंग सीखी थी, और वैभव सर ने बहुत ही शिद्दत से मुझे अकाउंटिंग सिखाई थी। बहुत उपकार है उनके मुझ पर। काफी देखभाल की थी तुमने वैभव के एक्सीडेंट के बाद? वो तो रूम में पड़े रहते थे। वो मेरे बॉस थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो अकेले रहते थे, तो मैं उनकी देखभाल नहीं करती तो और कौन करता? उनकी पत्नी पूर्णिमा जी, या फिर उनका बेटा पंकज? हाँ जरूर, और वो कर भी रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर रहते तो नहीं थे ना मैडम। और जब मैं ऑफिस में होती तो मैं उनकी देखभाल करती थी। और मैडम वो मेरे साथ अफेयर करने के लिए यहाँ पर नहीं रहते थे, वो मेरे आने के 10 साल पहले से ही ऑफिस में रहते थे, क्योंकि दिगे सेठ उन पर पूरा भरोसा करते थे। और मैडम मुझे गोल गोल बात करने की आदत नहीं है। अगर मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर होता, या फिर अगर मैं उनके साथ सोती, तो मैं आपको साफ साफ बता देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर पंकज ने ये अफवाह सुनकर उसके पिता का कत्ल किया है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे और कुछ नहीं। पंकज पवार हमारे रडार पर था। राहुल पुरोहित को अब तक क्लीन चिट नहीं दी थी हमने। योगेश शांटेके पर भी हमारा शक बना रहा। वो वैभव पवार का साला भी था और राहुल पुरोहित का दोस्त भी। क्राइम सीन पर लिखा गया राहुल, क्या ये वैभव पवार ने खुद लिखा था या कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए लिखा था? इस पर अभी कोई लीड हमारे सामने नहीं आई थी। हेलो हेलो शांता, मैं बोल रहा हूँ। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? वहाँ सब कैसा है? पुलिस मुझे अभी भी ढूंढ रही है क्या? पुलिस अब तुम पे शक नहीं कर रही है राहुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया। तुम घर लौट आओ। मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए कब का इंतजार कर रही थी। तुम पहले अपना फोन चालू करो और जल्द से जल्द घर लौट आओ। सर, राहुल कुलकर्णी ने शांता कुलकर्णी को पीसीओ से फोन किया। पीसीओ की लोकेशन पुणे स्टेशन के पास की है। चलो चलो जल्दी रेलवे स्टेशन। साहब मैं भाग नहीं रहा था साहब, मैं घर वापस लौट रहा था साहब। तेरी घर वापसी के लिए आया। ऐसा लौटाएंगे तुझे, फिर कभी घर नहीं छोड़ेगा। मैडम आपने ही कहा था कि मेरे पति निर्दोष है, कातिल पकड़ा गया है। कातिल तुम्हारा पति है शांता, और अब उसे हमने पकड़ लिया है। मैडम मेरे पति किसी का कत्ल नहीं कर सकते मैडम। मैंने आपको बोला भी था कि वो 4 दिसंबर की रात को घर पर थे, कहीं नहीं गए। मैडम मेरी बात सुनिए मैडम। साहब मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे लगा कि टॉर्चर होगा, और डर के मारे मैं वो सब कबूल कर लूंगा जो मैंने कभी किया ही नहीं साहब। बड़ा तजुर्बा तुझे हमारे टॉर्चर का। पहले भी कई बार अंदर गया होगा, हिस्ट्री रही है तेरी। नहीं साहब, अब किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में।
मैं जेडी ऑफिस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम संभालता हूँ। आज तक एक पैसे का झोल नहीं गया साहब, कोई मुझे फंसा रहा है साहब। ये बताओ डुप्लीकेट चाबी कहाँ से बनवाई, कब बनवाई? कौन सी डुप्लीकेट चाबी साहब? कंपाउंड के गेट की चाबी, ग्रिल वाले दरवाजे की चाबी, ग्रिल वाले दरवाजे के बाद के दरवाजे की चाबी। मैं कोई चाबी नहीं बनवाई साहब। अरे वैभव भाव ने कभी मुझे कोई चाबी ही नहीं दी साहब। फिर भी शातिर क्रिमिनल की तरह फोन स्विच ऑफ किया, अंडरग्राउंड रहा। टॉर्चर की तरह से साहब। लेकिन आप मुझे मारिए मत साहब, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ साहब। मैंने खून किया साहब, मैंने खून किया, मैंने पैसे चुराए साहब। और वैभव पवार ने दीवार पर तेरा ही नाम लिखा। हाँ वो भी साहब, वो भी। वैभव भाव मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाते थे और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर करके बुलाते थे। तो बड़ी अजीब बात है साहब कि उन्होंने दीवार पर राहुल लिख दिया साहब। क्या कह रहा तुम? सब कोई मुझे फंसा रहा है। तो वैभव भाव ने दीवार पर नहीं लिखा होगा साहब। सारा ऑफिस मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाता है साहब। राहुल तो कोई बुलाता ही नहीं है और वैभव भाव तो कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं कल पूरा दिन यही सोचता रहा कि कौन हो सकता है। तो फिर बता, पूरा दिन क्या सोचा, कौन हो सकता? साहब मुझे नहीं पता साहब, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। सर कुलकर्णी बात तो सही कह रहा है। वैभव भाव राहुल कुलकर्णी को सिर्फ कुलकर्णी करके बुलाते हैं और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर करके बुलाते हैं। ऑफिस के बाकी सब। हो मैडम, बात तो सही है। पुरोहित सर और कुलकर्णी यही कहकर बुलाते थे। सर फॉरेंसिक टीम का कहना है कि घायल हालत में की गई लिखाई ओरिजिनल लिखाई से मैच नहीं हो सकती। और सर वैभव पवार जब दोनों राहुलों को राहुल बुलाते नहीं थे तो लिखेंगे क्यों? पॉइंट तो है सर। तो हो सकता है कि कातिल को यह बात पता कि वैभव पवार की इन दोनों राहुलों से अनबन थी, इसलिए उसने पहले कत्ल किया, फिर वैभव पवार की उंगली से उन्हीं के खून से दीवार पर लिख दिया राहुल, ताकि बाकी दुनिया और हम गुमराह हो जाएं और पड़े रहें इन दोनों राहुलों के पीछे। सर राहुल नाम के दोनों लोगों के अलावा हम फिर से अपने तीसरे संदिग्ध पर पहुंच गए, वैभव का बेटा पंकज पवार। अगर पंकज को अपने पिता से सिर्फ गुस्सा होता तो पैसे नहीं छूता। सर हो सकता है इस कत्ल का मोटिव सिर्फ चोरी हो। 13,75,000 रुपए कम नहीं होते। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को हमें स्कैनर पर डालना चाहिए क्योंकि सभी को दोनों राहुल और वैभव पवार के बीच की दुश्मनी का पता था। अब वैभव के परिवार की तरह सारा ऑफिस हमारी संदिग्ध लिस्ट में शामिल किया गया। हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, कोई ठोस दिशा नहीं मिल रही थी इन्वेस्टिगेशन को। आखिर इस कत्ल का मकसद क्या था? बस एक बात के बारे में हम पक्का थे कि ये अंदर की बात थी। इसमें दो राय नहीं थी कि कातिल को पीड़ित और उसके इर्द गिर्द की सारी बातों की काफी जानकारी थी। चल जल्दी ले ले, चल जल्दी अंदर ले ले, चल। जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के हर कर्मचारी का इतिहास खोद निकाला गया, क्रिमिनल कनेक्शंस ढूंढे गए, पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या इनमें से किसी का भी क्रिमिनल कनेक्शन इस कत्ल के साथ जुड़ता है या नहीं। हमारा सबसे गहरा शक उस वक्त पीड़ित के बेटे पंकज पवार पर था, पर हम उसके खिलाफ या अन्य किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कुछ ठोस साबित नहीं कर पाए। सर दोनों राहुल और पंकज की फोन लोकेशंस उनके घर की हैं, 4 नवंबर की रात से लेके 5 नवंबर की सुबह तक। राहुल दीवार पर राहुल लिखकर छोड़ा गया, चाबियां इस्तेमाल, सीसीटीवी रिकॉर्डर गायब है। ये किसी राह चलते या बाहर वाले चोर का काम नहीं है। सर वॉचमैन चंदू 3rd डिग्री के बाद भी अपने बयान पे टिका हुआ है और सर मुझे लगता है वो सच बोल रहा है। सबसे बड़ा सच यह है कि कातिल उसी ऑफिस का है, उसी ऑफिस के 6-7 कर्मचारियों में, उसी ऑफिस के दरवाजे, ताले और चाबियों में कहीं इस केस का राज छुपा है। कदम, हम कोई अहम कड़ी मिस कर रहे हैं। वो अहम कड़ी आखिरकार हमारे सामने प्रकट हुई। इस कड़ी पर अतीत की धूल जमी थी, उसे हटाकर उसी से वर्तमान की धुंध हटानी थी। सर लगता है यही हमारी कड़ी है और यही हमारा मुजरिम। कोल्हापुर पुलिस से फाइल्स मंगवाई हैं सर। गुड, पर्दा गिराने का टाइम आ गया। दीपक चितले। राम राम सर। मुंह पे राम, बगल में छुरी। चल बता वो छुरी कहाँ है जिससे तूने वैभव पवार का गला काट डाला? ये क्या बात कर रहे हो साहब? मैं तो जेडी कंपनी का एक मामूली ड्राइवर हूँ साहब। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे कंधे पे रख के घोड़ा दबा रहा है। फिर हमें वो कंधा दिखा, नहीं तुम तेरा टेटुआ दबा देंगे। सर क्या बोल रहे हैं? अरे भाऊ ऐका तर खरी,
सर भी खरंच सांगतो मी काय नाही केलंय सर. अहो सर ने कि मेरे कुछ किया नहीं है तो. राखी चितले, 4 दिसंबर की रात को तेरा पति घर पर नहीं था. झूठ मत बोलना. वो तो नाइट ड्यूटी पर थे. वो जेडी एजेंसी में टेम्पो ड्राइवर है ना वो. कब लौटा? सुबह लौटे थे मैडम. हाँ मैडम, मेरे पति का वैभव साहब के कत्ल में कोई हाथ नहीं है. साहब कोई मुझे गलत फंसा रहा है. दीपक, तुमने जो चुराया था ना वो सीसीटीवी का बाहर वाला रिकॉर्डर था, लेकिन एक रिकॉर्डर अंदर की तरफ होता है, विच इज कॉल्ड इंटरनल रिकॉर्डर. क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकॉर्डर. मैंने कहा था जिसे नहीं पता हो. नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं. अगर ऐसा कुछ होता तो कत्ल के सुबह ही सब कुछ साफ हो गया होता ना. सर अंदर कोई रिकॉर्डर नहीं होता. तू टेम्पो ड्राइवर है, 7वीं फेल, और तुझे सीसीटीवी के बारे में सब कुछ पता है. मैं बताऊं कैसे? 4 साल पहले कोल्हापुर में तेरी चोरी सीसीटीवी की वजह से पकड़ी गई थी, और इस बारी तूने सीसीटीवी का रिकॉर्डर ही गायब कर दिया. मंगतराम ट्रेडिंग, साल 2013, कोल्हापुर. दीपक चितले, वो टेम्पो ड्राइवर, कोल्हापुर में भी चाबियों से दरवाजे खोले गए थे. मंगतराम ट्रेडिंग कंपनी से 4.5 लाख रुपए लेकर भागा था. सीसीटीवी ने पकड़वा दिया. तेरी बीवी ने सब बक दिया. उसने बताया कि बोल के गया था कि रात को डिलीवरी ड्यूटी है, लेकिन टेम्पो तो सारी रात जेडी ऑफिस के कंपाउंड में खड़ा था, और अगली सुबह जब वापस आया तो पैसे लेकर आया, बहुत सारे पैसे. तूने अपना फोन भी जानबूझ के अपने घर पे छोड़ दिया. तुझे पता था पुलिस सबकी कॉल लोकेशन निकलवाएगी. बहुत शाना है तू. हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई. अब सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना तो आगे भी बोलने लायक बचेगा. शानपंथी करेगा ना तो ना बोलने लायक रहेगा ना चलने लायक. तूने अपना फोन भी जानबूझ के अपने घर पे छोड़ दिया. तुझे पता था पुलिस सबकी कॉल लोकेशन निकलवाएगी. बहुत शाना है तू. हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई. अब सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना तो आगे भी बोलने लायक बचेगा. शानपंथी करेगा ना तो ना बोलने लायक रहेगा ना चलने लायक. जी मैंने किया था साहब. वो तो हम जानते ही हैं. तो ये बता कि कैसे किया और अंदर घुसा कैसे? घुसा नहीं था साहब, अंदर ही था, बाहर गया ही नहीं. मुझे सबका टाइमिंग मालूम था. मोहिनी सबसे लास्ट निकलती थी 7 और 8 बजे के बीच में. फिर 8 और 8:30 बजे के बीच में वैभव भाव का लड़का पंकज खाना लेकर आता था. मैंने पंकज के जाने का इंतजार किया. मुझे पता था फिर चंदू सारे दरवाजों पर ताला लगाएगा. मैंने उसे वो करते हुए भी देखा. मुझे चंदू का प्रोग्राम भी पता था. वो 12 साढ़े 12 बजे तक ईमानदारी से बैठता और फिर अपने कैबिन में जाके सो जाता था. मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया और फिर चला गया ऊपर. छुरा अपने साथ लाया था? मुझे पता था कि सीसीटीवी का रिकॉर्डर पुरोहित सर के कमरे में होता है. बाहर कैसे निकला? काफ़ी अरसे से मैंने नज़र रखी थी और पता लगाया था कि ऑफिस के दरवाजे और कंपाउंड के गेट की चाबियां कौन सी हैं. पैसे कहाँ हैं दीपक चितले? दीपक के घर के पीछे से हमने सारे पैसे बरामद किए. दीपक ने उस 13,75,000 में से सिर्फ 4,000 रुपए खर्च किए थे. राहुल जी, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की
जो दीपक को उसकी बैकग्राउंड चेक किए बिना नौकरी पर रखा। सर दीपक तो पहले से ही था हमारे यहाँ नौकरी पर, वैभव बाबू ने उसे अपॉइंट किया था। मतलब ये दीपक लंबे अरसे से ही प्लानिंग कर रहा था। डिटेल में स्टडी कर रहा था लंबे अरसे से। ऐसे ही मार दिया वैभव बाबू को सिर्फ पैसों के लिए। काम को लेके मैंने कभी तेरे बाबा पर कोई शक नहीं किया पंकज। ये मोहिनी, इसमें कोई सच तो नहीं है। तूने बाबा पे हमेशा भरोसा किया, तो अब उन पे क्यों शक कर रही है जब वो हमारे साथ ही नहीं है? वैसे भी अभी क्या फर्क पड़ता है आई? दरवाजा बंद सिर्फ कैश की काउंटिंग के लिए किया जाता था, और कैश इतना होता था कि घंटों लग जाते थे। अगली बार अगर आप लोगों को किसी के कैरेक्टर पे डाउट होना, और खास करके तुम्हें अनीता केलकर, तो अपने ख्यालों के सफेद घोड़ों से नीचे उतरो और हिम्मत करके बंदे और बंदी से सामने से पूछो। ही मन घड़त कहानी मत बनाओ। अगली बार अगर तुमने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की ना अनीता, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। किसी के अतीत के रिकॉर्ड्स के आधार पर वर्तमान में उसके बारे में राय बनाना शायद सही ना लगता हो, पर भरोसा एक ऐसा धागा है जो वर्तमान को अतीत से जोड़ता ही है और भविष्य का अनुमान लगाता है। किसी इंसान ने क्या किया था, क्या कर रहा है, यह तय करता है कि वो आगे क्या कर सकता है। यह स्वाभाविक है कि जब किसी के साथ संबंध जोड़ने होते हैं, व्यावसायिक या निजी, उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी एक दस्तावेज बनकर सामने आती है और हम तय कर सकते हैं कि संबंध बनाया जाए या नहीं। जी नहीं, ये किसी के चरित्र की आलोचना करने वाली बात नहीं है, बस एक संबंध के जोड़ने के फायदे और खतरों की स्टडी है। उसी तरह जिस इंसान के अतीत पर सवाल उठा है, उसे इस बात को समझना ही होगा कि आज किया गया गलत काम कल आलोचना के दायरे में आना ही आना है। दीपक चितले एक चोरी के केस में पकड़ा गया। इसके बावजूद उसे लगा कि अगला जुर्म उसे सावधानी से करना चाहिए, और इस बार उसने मर्डर भी किया, पर फिर पकड़ा गया। जुर्म कभी फल नहीं देता, और देता है तो वो फल जहरीले होते हैं। हमारे सभी दर्शकों को क्राइम पेट्रोल सतर्क की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2018 के पहले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।